हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हमने देखा था पिछली क्लास में बद्ध रीति काव्य के कवियों को। इसमें हम देखेंगे मुक्त रीति काव्य के कवियों को। तो चलिए देखते हैं मुक्त रीति काव्य। इसमें आपके लिखा है कि आरंभ में ही कहा जा चुका है कि मुक्त रीति कवियों में दो प्रकार के कवि आएंगे, एक क्लासिकल या अभिजात और स्वच्छंद धारा के, और पहले वर्ग में केवल बिहारी आते हैं और दूसरे वर्ग में घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आते हैं। तो बच्चन सिंह ने बताया है कि रीति मुक्त काव्य के दो भेद हैं, एक क्लासिकल या अभिजात और दूसरा स्वच्छंद। तो क्लासिकल या अभिजात वर्ग में केवल बिहारी आएंगे इनके अनुसार, और स्वच्छंद धारा में ये पांचों आएंगे, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो हम पहले देखेंगे अभिजात वर्ग। ठीक, अभिजात वर्ग में हमारे बिहारी आ जाएंगे, तो इनको देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1595 में और निधन हुआ था 1663 में। बिहारी इस काल के प्रतिनिधि कवि हैं। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी के काव्य में मिलते हैं, उतने किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं। सतसई में प्रेम का क्रीड़ात्मक रूप और श्रृंगार का संयोग पक्ष अत्यंत समारोह पूर्वक चित्रित किया गया है, किंतु वियोग की गहन पीड़ा और वियोग पक्ष की व्याकुलता के चित्रण में उनका मन नहीं रम सका है। इनके चित्रण में परिपाटीबद्ध ऊहात्मक उपकरणों का ही प्रयोग मिलेगा। वे संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि बिहारी की जीवनी की बहुत कम जानकारी मिलती है। उनके जीवन वृत्त का ढांचा खड़ा करने के लिए सतसई, उस पर लिखी गई टीकाओं और इतिहास तथा जनश्रुतियों को आधार बनाया गया है, पर इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वे मिर्जा राजा जयसिंह के राज्याश्रित कवि थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, हुकुम पई जैसा ही को हरि राधिका प्रसाद, कहीं बिहारी सतसई भरी अनेक स्वाद। वे माथुर चौबे थे। उनके एक दोहे का आधार पे उनका जन्म 1595 मान लिया जाता है। वे वृत्ति के लिए जयपुर गए थे। जय सिंह अपनी नवपरिणीता पत्नी के प्रेम में इतने निमग्न थे कि किसी से उनका मिलना कठिन था, पर बिहारी ने एक दोहा लिखा और लिख के अंतःपुर में भिजवाया जय सिंह के पास। क्या लिखा था दोहा बिहारी ने? लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर रस, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधयो, आगे कौन हवाल। जय सिंह बाहर निकले और बिहारी को पुरस्कृत किया। सन 1663 तक उनका जीवित रहना बताया जाता है। कहते हैं उनके प्रत्येक दोहे पर एक असरफी मिलती थी। उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा था, बिहारी सतसई, किंतु यह इतना लोकप्रिय हुआ, इस पे अनेक टीकाएं लिखी गई। फिर आगे दिया है कि प्रेम के साथ जीवन के अन्य पक्ष भी चित्रित हुए हैं और उनसे तत्कालीन समाज के नैतिक मूल्य भी उजागर हो जाते हैं। भाषा का जो क्लासिकल संयम उनमें दिखाई पड़ता है, वह अभूतपूर्व है। इस काल के बहुत से कवि गांव में पैदा हुए थे, उन पर गांव का संस्कार था, पर बिहारी ग्वालियर शहर में पैदा हुए थे। कुछ दिनों तक वे अपने ससुराल मथुरा में रहे, एक शहर से दूसरे शहर में, फिर मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में जयपुर पहुंचकर वहीं जम गए। नागर संस्कृति से ग्राम्य संस्कृति का कोई तालमेल न था। नगर निवासी गांव वालों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें गंवार कहते थे। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन आप पेपर में आया हुआ है, यूथ में आप लोगों को मिल जाएगा। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है
कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तारीफ तो यह है कि वे एक और ग्रामीण नायिका की मांसलता, गदराई यौवन और खरे उरोजनी में गहरी अभिरुचि लेते हैं, तो दूसरी ओर उसे गंवारी कहकर उसकी भर्त्सना भी करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि गदराने तन गोरटी एमपन आड़ लिलार, हुठ्योदय इठलाई दृग करे गंवारी सुमार। नागरिकों के सामने ग्रामीण की हंसी उड़ाने में अघाते नहीं। कहते हैं चलियो जाई हया को करे, हाथिनी को व्यापार, नहीं जानहूँ यहीं पुर बसे धोबियोड़ कुम्हार। वे न इहा नागर बड़े जिन आदर तो आओ, फूल्यो अनफूल्यो भयो गवई गाँव गुलाब। तो इनकी पंक्ति में आया है गवई गाँव गुलाब, और आपको बताना है कि गवई गंध गुलाब किसी का निबंध है, तो आप आंसर करिएगा किसका निबंध है। आगे आते हैं, नगर और गांव का ऐसा अंतराल भक्ति काल में नहीं था। तुलसीदास के राम वनपथ में गांव के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक मिलते हैं और सबरी के जूठे बेर खाते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं। कृष्ण लीला तो गोकुल और बरसाने के गांव में होती है। गोपी गोप निर्भांत भाव से वन कुंजों, यमुना के कछारों और गौ बछड़ों के बीच खेलते फिरते हैं। मीरा राजकीय वैभव से विरक्त होकर सामान्य जन के साथ गाती रहती है। क्या गाती है? रीति काल में गांव और नगर के बीच खाई खोद दी जाती है और उनकी दूरी बढ़ जाती है। अब है बिहारी की सौंदर्य चेतना। सौंदर्य चेतना में रूप के प्रति आकर्षण होता है। जहाँ तक स्त्री सौंदर्य का प्रश्न है, तो उसके आकर्षण के मूल में प्रेम तत्व का होना अनिवार्य है। यूं प्रेम के मुख्यतः 3 आयाम होते हैं: शारीरिक आकर्षण, मानसिक आकर्षण और दोनों का मिला जुला रूप। रीति काल के अधिकांश कवियों का प्रेम शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित है। बिहारी की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। बिहारी में प्रेम को लेकर खास तरह का अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। उनका आदर्श तो उदात्त है और व्यवहारिक पक्ष अनुदात्त। प्रेम के औदात्त के संबंध में उन्होंने लिखा है, बिहारी ने क्या लिखा है कि गिरी ते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजार, वहें सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगार। चटक न छाड़त घटत हूँ, सज्जन नेह गंभीर, फीक परे ना बरु फटे, रंग्यो चोल रंग चीर। लेकिन जब वे लिखते हैं कि तो तन अवधि अनूप, रूप लग्यो सब जगत को, मो दृग लाग्यो रूप, दृगनी लगी अति चटपटी, तो रूप के प्रति उनका ठंडा, अमानसिक और सपाट दृष्टिकोण उजागर हो जाता है। रूप के प्रति विद्यापति की विकलता देखते ही बनती है। विद्यापति ने लिखा है कि जन्म अवधि भरी रूप निहारल, नयन तीर पति भेल। और जायसी का रूप तो अपनी व्याप्ति में आकाश पाताल को ढक लेता है। उन्होंने कहा है कि बेनी छोरी झारी जो बारा, सरग पताल होई अंधियारा। बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है या सामंतों का प्रिय खेल है। इसमें लुका छिपी का पर्याप्त अवकाश रहता है। रीतिकालीन नायक एक ओर सामाजिक प्रतिबंधों का निर्वाह करता है, तो दूसरी ओर लुक छिपकर प्रेम का चौगान भी खेलता है। जहाँ बिहारी रीति के भाव से मुक्त हैं, वहाँ सौंदर्य की प्रभावान्विति के अद्वितीय चित्र खींचते हैं। बिहारी की पंक्ति देखिए, अंग अंग छवि की लपट, उपटति जाति अछेह, खरी पातरी उतऊ, लगे भरी सी देह, सहज सेत पंचतोरिया, पहिरत अति छवि होती,
जल चादर के दीप लो, जगमगाती तन ज्योत। इन चित्रों पर अभिजात्य का पूरा प्रभाव है। कहाँ गदराए यौवन की गंवारी और कहाँ छवि की लपटों से भरी हुई तन्वी, कहाँ धुंधची की माला धारण करने वाली ग्राम्या और कहाँ जल चादर के पीछे रखे दीप की तरह पंचतोलिया से आवृत नागरिका की जगर मगर करती तन द्युति। देव की नायिका भी दीपावली की तरह जगर मगर करती हुई आती है, पर बिहारी का मित कथन, रंग योजना तथा जटिल विन्यास देव में नहीं है। जल चादर के दीप लौ में तत्कालीन मुगल सभ्यता से प्रभावित सामंती संस्कृति की जगमगाहट की बिंबात्मक अनुभूति होती है। अब देखेंगे हम बिहारी का संयोग वर्णन। सौंदर्य वर्णन हमने देखा, अब देखेंगे संयोग वर्णन। संयोग वर्णन में नायिका की विविध भंगिमाओं, हाव, सुरती, विहार, मद्यपान, क्रीड़ा आदि का मादक चित्रण किया गया है। कुछ भंगिमाएं स्वाभाविक होती हैं और कुछ संयोगच्छा सूचक। स्वाभाविक भंगिमाओं में भी यदि नायक को कुछ मोहन लगता है तो उसे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत समझना चाहिए। यह सबके प्रेम का क्रीड़ात्मक पक्ष है। पंक्ति दी गई है कि नाक चढ़े सीबी करे, जीत छबी ली छैल, फिरी फिरी भूली वह गहे, प्यों ककरी ली गैल, अहें देहड़ी जिन धरे, जिनी तु लेह उतार, नीके है छीके छुए, ऐसे ही रही नार, त्रिबली ना भी दिखाए के, सिर ढांक सकूच समाही, अली गली की ओट है, चली भली विधि चाही, बतरस लालच लाल की। यही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी जाती है। इसमें श्रृंगार रस है, ये भी पूछा गया है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हसे, दैन कहे नटी जाए, सटपटाती सी ससे मुखी, मुख घूंघट पट ढाके, पावक झरसी झमकी के, गई झरोखा झाके। ये नारी की गत्यात्मक मुद्राएं हैं जिन्हें तत्कालीन मिनीएचर पेंटिंग में भी अंकित किया गया है। अंतिम दोहा सहज विनोद परक और रागात्मक है। शेष दोहे तत्कालीन सामांतिक मानसिक बनावट के सूचक हैं। क्रीड़ा में चतुराई का एक दृश्य है कि लरिका लैबे कै मिसनु, लंगूर मोढिग आई, गयो अचानक आंगुरी, छाती छैल छुआई। लंगर तो कृष्ण भी थे, पर उनका लंगरपन मटका फोड़ने, माखन न खाने, छेड़छाड़ करने में था। यहाँ पर तो लंगर का रूप ही बदल गया है। नागर चुंबन का एक नाट्य दृश्य देखिए। लिखे हैं कि अंगुरी ने ऊंची भरु भीति दे, उलभी चितय चखलोल, रुचि से दुहूं दुहून के, चूमे चारु कपोल। एक दूसरे से सटे हुए घर शहर में ही होते हैं। ऊपर की खुली छतों के बीच की दीवार कम ऊंची होती है। इस दीवार पर थोड़ा उचक उचक कर प्रेमी प्रेमिका स्वाद लेकर एक दूसरे के कपोल चूमते हैं। स्मृति जन्य अनुभाव के अच्छे चित्रों की रीति काव्य में कमी नहीं है, पर बिहारी ने इसके लिए नई नई युक्तियां निकाल ली हैं। नायक के गिरह कबूतर को देखकर नायिका की पुलक का चित्रण एक नई उद्भावना है। इससे सामंती दिनचर्या पर भी प्रकाश पड़ता है। ऊंचे चिते सराहियतु, गिरह कबूतर लेतु, झलकति दृग मुलकित बदनु, तन पुलकित के ही हेतु। अब हम देखेंगे बिहारी का वियोग वर्णन। वियोग वर्णन में बिहारी की चित्तवृत्ति नहीं रमी है, अतः वे घूम फिरकर विरहताप की मात्रा नापने वाली ऊहात्मक उक्तियां पेश करने लगते हैं। लिखते हैं,
करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़तु नीचू, दीन हूँ चश्मा चखनु चाह लहै न मीचू, इत यावत चली जात उत चली छशा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। तो ये बिहारी की पंक्ति है कि नायिका विरह में इतनी पतली हो गई है कि इति आवत चली जात उ चली छसा तक हाथ। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। रीति काव्य में ऐसी ऊहात्मक उक्तियां प्राय सर्वत्र मिलेंगी। इसे वियोग वर्णन की पीटी हुई परिपाटी समझना चाहिए, किंतु कुछ उदाहरणों के आधार पे बिहारी में विरह वर्णन की संवेदना का अभाव देखना असंगत है। परिपाटी ग्रस्तता से उबरकर जहाँ उन्होंने नवीन प्रसंगोद्भावना की है, वहाँ उनकी प्रतिभा का चमत्कार देखते ही बनता है। अजो न आए सहज रंग बिरह दुबेरे गात, अब ही कहाँ चलाई यति ललन चलन की बात, यद्यपि तेज रहाल बल पलको लगी न बार, तो ग्वेडो घर को भयो पैंडो कोश हजार, श्याम सुरत करी राधिका तकती तर निजा तीर, असुवन करती तनौषा को खिनक खरौ नीर। पहले दोहे में सहज रंग नायिका के भूत वर्तमान और भविष्य की स्थितियों को रचनात्मक स्तर पर उजागर करता है। इसके साथ ही शरीर और मन की जटिलताएं भी चित्रित हो उठती हैं। दूसरे दोहे में नायक तेज घोड़े पर सवार है, उसे घर के ग्वैंडे पहुंचने में देर न लगी, लेकिन ग्वैंडे से घर 1000 कोस दूर मालूम पड़ने लगा। जो लोग सापेक्षवाद से परिचित हैं, उन्हें काल तत्व के इस अंतर का पता चल सकता है। इतने कम शब्दों में अनलंकृत ढंग से नायक की विकलता को अत्यंत कौशल से चित्रित कर दिया गया है। श्याम और यमुना का पता नहीं कितनी अनुभूतियों, संदर्भों, भाषा भावानुषंगों को जागृत कर देती है। राधिका के आंसुओं से क्षण भर के लिए यमुना जल खारा हो जाता है। इस क्षण में कितनी घनीभूत संवेदनाबद्ध है। तत्कालीन समाज की विसंगतियों को उजागर करने के लिए बिहारी ने व्यंग्य का प्रयोग किया है। रीति काव्य में यह सिर्फ सतसई में दिखाई पड़ता है। जिन पौराणिकों, वैद्यों, ज्योतिषियों और रसिकों पर व्यंग किया गया है, वे तत्कालीन समाज को ही उजागर नहीं करते। आज के समाज के कथावाचकों, वैद्यों, ज्योतिषियों और रसिकों की वास्तविकता का भी उद्घाटन करते हैं। पंक्ति है कि परतीय दोष पुराण सुनी, लखी मुलकी सुखदानी, कस करी राखी मिश्र हूँ, मुख आई मुस्कानी, बहु धन लय अहसान कै, पारो देत सराही, वैद बधू हसी भेद सौ, रही नाह मुँह चाही, चित पिता मारक जोग गानी, भयो भय सुत सोग, फिर हुलस्यो जिय जोयसी, समुझे जारज जोग। इन दोहों में व्यास, वैद्य और ज्योतिषी की कथनी और करनी या अंतर विरोध को अत्यंत विसंज्ञात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। अब देखेंगे हम बिहारी की भाषा और छंद। बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, पर उसमें पूर्वी और बुंदेली के शब्द खड़ी बोली के कृदंत क्रियापद मिलते हैं। इससे भाषा की शक्ति समझना चाहिए। विदेशी शब्दों को छोड़कर इन्हीं शब्दों के आधार पर हिंदी के विस्तार क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है। बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविताएं लिखी। उनमें कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति देखते ही बनती है। जिसमें ये शक्तियाँ जितनी अधिक होंगी, दोहों की रचना में वह उतना ही सफल होगा। थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थ भरना दोहा की विशेषता है। रहीम ने कहा है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, आँख हर थोड़े माही। पर बिहारी का काम रहीम के काम से अधिक जटिल था, क्योंकि वे दोहों में और भी अधिक अर्थ भर रहे थे। इन दोहों की एक दूसरी विशेषता यह है
कि इनके सृजन में कवि बहुत कुछ निर्वैयक्तिक है। निर्वैयक्तिकता क्लासिकल काव्य का एक मूलभूत वैशिष्ट्य है, पर निर्वैयक्तिकता का अर्थ वैयक्तिकता का अभाव नहीं है। कविता न पूर्णतः निर्वैयक्तिक होती है और न वैयक्तिक, दोनों एक दूसरे में घुली मिली रहती हैं। कोई अधिक निर्वैयक्तिक होती है तो कोई अधिक वैयक्तिक होती है। खालिश वैयक्तिक या निर्वैयक्तिक होकर वह और चाहे जो हो कविता नहीं होगी। बिहारी के दोहों में भावावेग नहीं मिलेगा। ठोसपन या वस्तुनिष्ठता उसका गुण है, इसलिए उसकी भाषा में भी शैलीगत मितकथन और जटिलता के बावजूद स्पष्टता है। सवैया और कवित्व की अपेक्षा दोहा की परंपरा लंबी है। अभ्रंश का तो यह मुख्य छंद है। गाथा सप्तशती की गाहा और संस्कृत की आर्या एक ही छंद की प्रजातियां हैं। बिहारी ने गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इस लंबी विरासत के कारण भी उसमें अभिजात्य आ गया है। कवित्व सवैयों की तरह नाद, लय और प्रवाह इसमें नहीं होता। इसमें कवि से संयम, शब्दों की सूक्ष्म पहचान और उनके कलात्मक विन्यास की अपेक्षा होती है, जो बिहारी में थी। यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया गुलदस्ते गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे। अब ये बच्चन सिंह शुक्ल जी के मत का विरोध कर रहे हैं। शुक्ल जी ने गुलदस्ता कहा है ना और वनस्थली, तो ये कह रहे हैं, इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया गुलदस्ते में दिखाई पड़ेगी। दोनों का अपना महत्व है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मुक्तकों की तुलना प्रबंधों से नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की तुलना ही अवैज्ञानिक है। यदि तुलना करनी है तो दोहों की परंपरा में बिहारी के दोहों को रखना अधिक संगत है। दोहों का ऐसा जटिल विन्यास न तुलसी दोहावली में है न मतीराम सतसई में। तुलसी के दोहे मुख्यतः भक्ति और नीति परक हैं। मतीराम पर बिहारी की छाप है। उनके दोहे भी कलात्मक दृष्टि से प्रौढ़ नहीं हैं, लेकिन रहीम के दोहों में नीति कथन अधिक है। इन लोगों के दोहों में कवियों की दृष्टि कथ्य पर अधिक है, कथ्य की भंगिमा पर कम, पर बिहारी में दोनों का सामंजस्य है। शुक्ल जी ने एक ओर बिहारी के दोहों को हिंदी साहित्य का रत्न माना है तो दूसरी ओर हाथी दांत पर कढ़े बेल बूटे। इस अंतर विरोध के मूल में बिहारी की प्रसिद्धि और शुक्ल जी की अपनी अभिरुचि का अंतर विरोध है। दोहा छंद उन्हें प्रिय नहीं है क्योंकि वह किसी ऐसी लय का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। कवित्व और सवैयों की अनुगूंज दोहे में देखना अपने आप में असंगति है, क्योंकि दोहे की प्रवृत्ति भिन्न है। बेल बूटे हस्तकौशल हैं और हस्तकौशल कला नहीं होता। कला में रचनात्मकता होती है, सौंदर्य होता है। हस्तकौशल में हाथ की सफाई का चमत्कार होता है। सतसई में रचनात्मक चमत्कार है। यह यथा प्रसंग छोटी छोटी वस्तुओं या व्यापारों को चुनता है, उन्हें यथोचित शब्दार्थों में बांधता है, लघु लघु वाक्यों में गूंथता है। इनके द्वारा वह बिंबों के छोटे छोटे ताजमहल बनाता है जो अपनी समग्रता में अत्यंत व्यंजक हो उठते हैं। कहीं सिर्फ रेखाएं हैं यानी कंपोजिशन है, और कहीं रेखा और रंग दोनों है, और कहीं विरोधी रंगों का मिश्रण है, कहीं अनुरणन है और कहीं मिथकीय प्रयोग है। विरोधाभास, असंगति और दृष्टांत उनके प्रिय अलंकार हैं। कहीं कहीं सामायिक अनुक्तियों का चमत्कार है जिनमें उनकी जातीय मनोवृत्ति अभिव्यक्त हो उठी है। वस्तुओं का सटीक चुनाव देखिए। अब बिहारी की पंक्ति है, तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग तन भूषण अंजनी दृगनी पगनी महावर रंग। व्यापारों के चुनाव में भी अत्यंत सावधानी बरती गई है। क्या है? दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत।
विभिन्न जाति की वस्तुओं को अगल बगल जक्सटोपोज करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। व्यापारों में प्रायः असंगतियों के विधान द्वारा कथन को नाटकीय बना दिया गया है। नाटकीयता उनकी शैली की मूल वर्तनी प्रवृत्ति है। आज का युग बिहारी के कलात्मक विधान से बहुत कुछ सीख सकता है। तो बिहारी हमारे समाप्त होते हैं। बिहारी इन्होंने बिहारी को रखा है रीति मुक्त काव्यधारा में ही, पर रीति मुक्त को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक अभिजात वर्ग और एक स्वच्छंद धारा। तो बिहारी को इन्होंने रीति मुक्त के अभिजात वर्ग में रखा है और स्वच्छंद धारा में उन पांचों कवियों को रखा है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव को। ठीक, तो अब हमारा ये क्या होता है, बिहारी खत्म होते हैं, समाप्त हो गए, इनको हमने पढ़ लिया। अब हमारा स्वच्छंद काव्यधारा स्टार्ट होता है। तो स्वच्छंद काव्यधारा को भी पढ़ लेते हैं। जब कोई कवि आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, तो वहाँ हम लोग ब्रेक लगा देंगे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल साम्राज्य की पतोन्मुखता में तेजी आ गई थी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों तो मुगलों के सूबेदार स्वतंत्र होते गए। मराठों और सिखों में स्वतंत्रता की आकांक्षा जगी और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। जगह जगह किसानों के विद्रोह भी हुए। अंग्रेजों ने व्यापार करते करते 18वीं शताब्दी के अंत तक देश के बहुत से भूभागों को अपने अधीन कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय टूटते हुए साम्राज्य के भीतर से स्वतंत्रता की भावना उग आई थी। इसका चरमोत्कर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई पड़ा। जिस प्रकार साम्राज्य का ढांचा टूट रहा था, उसी प्रकार रीति से बंधा हुआ कविता का ढांचा भी टूटने लगा। मुक्त रीति की स्वच्छंद धारा के कवियों में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि की गणना होती है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस समय बद्ध रीति काव्य नहीं लिखा जा रहा था। एक ही कालावधि में दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी। देव, रश्नील, आलम और घनानंद लगभग समकालीन थे। इसी प्रकार पद्माकर, प्रताप शाही, बोधा और ठाकुर भी समकालीन थे। इतिहास में एक धारा के समाप्त होने पर दूसरी धारा नहीं चलती, बल्कि कई धाराएं एक साथ चला करती हैं। कुछ धाराएं निर्वाणोन्मुखी होती हैं तो कुछ प्राणोन्मुखी होती हैं। स्वच्छंद धारा में गहरी प्राणवत्ता थी। इन दोनों धाराओं की टकराहट इतिहास की टकराहट थी। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि दरबार में रहते हुए भी दरबारी नहीं थे। अपनी स्वतंत्र विचारधारा के कारण घनानंद को दरबार छोड़ देना पड़ा था। इन लोगों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। लक्षण के बंधनों में बंधना इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के विरुद्ध था। इसके फलस्वरूप इनकी रचना प्रक्रिया ही अलग हो गई। घनानंद ने लिखा है कि लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। इस कथन द्वारा वे अपनी रचना प्रक्रिया का ही वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि बद्ध रीति कवि की रचना प्रक्रिया की ओर भी इशारा कर रहे थे। जहाँ कविता करने के लिए कविता की जा रही थी, जहाँ बने बनाए ढांचे में कविता ढाली जा रही थी, घनानंद के कवि व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं कविता करती है। बद्ध रीति काव्य पर व्यंग करते हुए ठाकुर ने लिखा है कि लोगों ने कविता करना खेल समझ लिया है। आंखों के लिए मृग, मीन, खंजन, कमल आदि शास्त्रों को उपमान पढ़कर, यश और प्रताप की कुछ कहानियां सीखकर, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि आदि कुछ प्रसिद्ध जानकर, मेरु, कुबेरु आदि पर्वतों को याद कर कर उन्होंने कवि का बाना धारण कर लिया है। वे उन्हें राजसभाओं में ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई मिट्टी का ढेला फेंके। उसी पे लिखते हैं ठाकुर कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। फिर लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि ठाकुर के समय में ढेर के ढेर कवि अपनी कविता का करिश्मा दिखा रहे थे। इनमें प्रतिभा नहीं थी, वे केवल काव्य शास्त्र में गिनी गिनाई वस्तुओं द्वारा कविता का निर्माण कर रहे थे। रीतिकाल के अंतिम प्रहर में कविता की अतिशय रीतिबद्धता देखकर ही
ठाकुर ने उनकी कविताओं को ढेला से उपमा दी थी। राजसभाओं में श्रेष्ठ कवियों के साथ कुछ ढेलाबाज कवि भी रहे होंगे। बद्ध रीति कवियों का प्रेम सामान्यतः क्रीड़ापरक था, तो स्वच्छंद कवियों का प्रेम पीड़ापरक था। प्रेम को इन्होंने अपने जीवन में जिया था। इसी को आज की शब्दावली में भोगा हुआ यथार्थ कहा जाता है। ये नेह की पीर के कवि थे। इनके प्रेम में कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। अति शुद्ध हो स्नेह को मार्ग है, जहां नए कुसयान बाक नहीं। घनानंद ने ये लिखा है। प्रेम का तात्पर्य है तलवार की धार पर दौड़ना। इनके प्रेम में समाज की तथाकथित नैतिक मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वे प्रेम संबंधी नए ताजा मूल्यों की सृष्टि करते हैं। कृष्ण काव्य में भी नैतिक मर्यादाओं को तोड़ा गया है, किंतु उनका संदर्भ ईश्वरीय है और स्वच्छंद कवियों की नैतिकताएं सीधे मानवीय समाज में टूटती हैं। तो स्वच्छंद काव्यधारा के बारे में हमने देख लिया कि इनकी जो कविताएं हैं नैतिकताओं को सीधे तोड़ती हैं और एकदम ये स्वच्छंद रूप से लिखते हैं। तो इनमें 5 कवि आते हैं, उनमें से एक एक करके हम सबको देखेंगे। ठीक, तो पहले हम देखेंगे आलम को। तो अगली क्लास में हम लोग आलम का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।